चलिए शुरुआत करते हैं आज का जीके का प्रश्न जो जीव विज्ञान से संबंधित है। तो देखते हैं अपना पहला प्रश्न। देखिए हमारा पहला प्रश्न यहाँ पे है कि जीवन का भौतिक आधार यानी कि फिजिकल बेसिस क्या है। जीवन का जो भौतिक आधार है वो क्या है? जीन्स, कोशिका, माइटोकॉन्ड्रिया और जीव द्रव्य। तो देखिए इसका जो आंसर होगा वो जीव द्रव्य होगा। जीवन का भौतिक आधार क्या है? जीव द्रव्य। और इसका उत्तर नीचे दिया गया है, उसको देख सकते हैं। और अगला प्रश्न हमारा यहाँ पे है कि देखिए किस कोशिकांग को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। देखिए किस कोशिकांग को आत्महत्या की थैली कहा जाता है, तो किसको कहा जाता है? लाइसोसोम को। ठीक, और चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारा यहाँ पे है कि चप्पल की आकृति का जंतु है। देखिए चप्पल के आकृति का जंतु कौन सा है? तो पैरामीशियम है। ठीक, चप्पल के आकृति का जंतु है पैरामीशियम। और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा यहाँ पे है कि मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी देखिए अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है। देखिए मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो वो है थायराइड ग्रंथि। सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है थायराइड ग्रंथि। और अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न है कि किस रुधिर वर्ग में दोनों एंटीबॉडी पाई जाती है। देखिए किस रुधिर वर्ग में, रक्त के वर्ग में इन दोनों एंटीबॉडी पाई जाती है। तो देखिए वो ओ के रुधिर वर्ग में दोनों एंटीबॉडी पाई जाती है। और अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए वर्ण अंधता वाले व्यक्ति को लाल रंग दिखाई देगा। देखिए वर्ण अंधता वाले व्यक्ति को लाल रंग कैसा दिखाई देगा? वर्ण अंधता मीन्स कलर ब्लाइंड वाले व्यक्ति को लाल रंग कैसा दिखाई देगा? तो वो हरा दिखाई देगा। लाल रंग जो है, कलर ब्लाइंड जो व्यक्ति है उसको हरा दिखाई देगा। और अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखिए अगला प्रश्न है कि अमीबा का प्रचलन अंग है। देखिए अमीबा का जो प्रचलन अंग है वो क्या है? कूटपाद है। अमीबा का प्रचलन अंग क्या है? कूटपाद है। और अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए मानव शरीर में यूरिया का निर्माण कहाँ होता है। देखिए मानव शरीर में यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? यकृत में होता है। मानव शरीर में यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? यकृत में। और अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखिए अगला प्रश्न हमारा यहाँ पे है कि मनुष्य में द्विगुणित क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है। देखिए मनुष्य में द्विगुणित क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? ठीक है, तो वो 23 जोड़े होती है। ठीक, द्विगुणित जो है क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? 23 होती है। और नेक्स्ट देखते हैं। देखिए निम्न में से किसमें रक्त नहीं होता है किंतु श्वसन करता है। देखिए निम्न में से जो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है केचुआ, कंगारू, हाइड्रा और तिलचट्टा। देखिए इनमें से किसमें रक्त नहीं होता है किंतु श्वसन करता है? तो ऑप्शन जो है तीसरा वो सही है, हाइड्रा। रक्त नहीं होता है लेकिन श्वसन करता है। ऑप्शन 2, 3 है वो सही है। और अगला प्रश्न देखते हैं। नेफ्रॉन जो है किससे संबंधित है? नेफ्रॉन जो है वो वृक्क से संबंधित है। नेफ्रॉन किससे संबंधित है? वृक्क से संबंधित है। और अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए लड़का पैदा होगा जब। देखिए ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है इस प्रकार का प्रश्न। लड़का पैदा होगा जब क्या होगा? देखिए बच्चे में XYY गुणसूत्र हो, बच्चे में XX गुणसूत्र हो, और बच्चे में XY गुणसूत्र हो, और बच्चे में YY गुणसूत्र हो। देखिए इस पर चर्चा करते हैं। जैसे हमें पता है कि जो पुरुष होता है उसमें XY होता है मेल में, ठीक, गुणसूत्र, और औरत में जो होता है वो XX होता है, ठीक, ये फीमेल में। तो जब लड़का पैदा होता है तो ठीक क्रिया करता है किससे? XY से। ठीक, तो हमारा ऑप्शन जो तीसरा है वो सही है। बच्चे में XY गुणसूत्र हो तो लड़का पैदा होगा। ठीक, और अगला प्रश्न हमारा यहाँ पे है कि जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया।
देखिए जैव विकास को सर्वप्रथम लामार्क ने समझाया था। तो ऑप्शन जो दूसरा है वो सही है कि जैव विकास को किसने समझाया था। तो जैव विकास को किसने समझाया था? लामार्क ने। और अगला प्रश्न है कि उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था। देखिए उत्परिवर्तन का जो सिद्धांत है वो डी ब्रीज ने प्रतिपादित किया था। इसको रिपीट करते हैं कि उत्परिवर्तन का सिद्धांत जो है किसने प्रतिपादित किया था। तो उत्परिवर्तन का सिद्धांत जो है डी ब्रीज ने प्रतिपादित किया था। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, इसको ट्रिक कर लेते हैं। और अगला प्रश्न देखते हैं कि आधुनिक मनुष्य के हाल के पूर्वज हैं। जो देखिए आधुनिक मनुष्य के हाल के पूर्वज हैं कौन है? क्रो मैग्नान मानव हैं। ऑप्शन जो 2 है वो करेक्ट है कि आधुनिक मनुष्य के हाल के, देखिए हाल का पूर्वज है कौन? क्रो मैग्नान मानव। और अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए किस अभिक्रिया द्वारा पौधे में ऑक्सीजन बाहरी वातावरण, ठीक है, वातावरण से कोशिकाओं में पहुंचता है। देखिए कि किस अभिक्रिया के द्वारा पौधे में ऑक्सीजन बाहरी वातावरण से कोशिकाओं में पहुंचता है? किण्वन, विसरण, दहन और प्रकाश संश्लेषण। ठीक। और प्रश्न को रिपीट करते हैं कि थोड़ा सा बड़ा है कि किस अभिक्रिया के द्वारा पौधे में ऑक्सीजन बाहरी वातावरण से कोशिकाओं में पहुंचता है। तो इसका ऑप्शन जो दूसरा है वो सही है, विसरण के द्वारा ऑक्सीजन बाहरी वातावरण से कोशिकाओं में पहुंचता है। ठीक। और अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सही नहीं है। देखिए पहला है कि दूध में कोई विटामिन नहीं होता है। ठीक। और दूसरा है कि विटामिन ए के अभाव के कारण त्वचा शुष्क तथा सल्की हो जाती है। और तीसरा है कि जोड़ों में पीड़ा होना स्कर्वी के लक्षणों में से एक है। और चौथा है कि विटामिन बी के अभाव के कारणवश हृदयाघात हो सकता है। देखिए प्रश्न हमारा यहाँ पे है कि कौन सा कथन सही नहीं है। तो देखिए दूध में कोई विटामिन नहीं होता है, ये प्रश्न जो हमारा है वह गलत है कि दूध में विटामिन होता है। और हमारा प्रश्न है कि कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसका ऑप्शन जो है वो पहला सही होगा। और अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए कि दांतों में निम्नलिखित में से क्या होता है। देखिए दांतों में कैल्शियम, कार्बोहाइड्रेट और खनिज और प्रोटीन होता है। तो इसमें दांतों में जो होता है वो कैल्शियम होता है, ये सब नहीं होते। और अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए मानव शरीर में रक्त का थक्का किस विटामिन से बनता है। देखिए मानव शरीर में रक्त का थक्का किस विटामिन से बनता है। ऑप्शन है विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन सी। तो देखिए रक्त का थक्का जो बनता है वो हमारा विटामिन के से बनता है, विटामिन ई और डी सी से नहीं बनता है। इसका ऑप्शन जो पहला है वो सही है। और अगला प्रश्न हमारा यहाँ पे है कि निम्नलिखित में से कौन सी विटामिन की खून के जमने की आवश्यकता होती है। देखिए प्रश्न वही है और इसको थोड़े दूसरे तरीके से लिख दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सी विटामिन की खून के जमने की आवश्यकता होती है। देखिए वही है विटामिन के। ऑप्शन जो 4 है वो सही है। और अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए विटामिन ई विशेषतः किसके लिए महत्वपूर्ण है। देखिए विटामिन ई जो है किसके लिए महत्वपूर्ण है। पहला ऑप्शन है दांतों के विकास के लिए, और दूसरा ऑप्शन है कार्बोहाइड्रेट उपापचयन के लिए, और तीसरा है लिंग ग्रंथियों की सामान्य क्रिया में, और चौथा है उपकला के ऊतकों के सामान्य स्वास्थ्य के लिए। देखिए विटामिन ई जो विशेषता है किसके लिए महत्वपूर्ण है, तो ये तीसरा ऑप्शन जो है वो सही होगा, लिंग ग्रंथियों की सामान्य क्रिया के लिए। ठीक। ऑप्शन जो तीसरा है वो सही होगा, ये वाला कि लिंग ग्रंथों की सामान्य क्रिया में महत्वपूर्ण है विटामिन ई। और अगला प्रश्न देखते हैं कि देखिए रक्त स्कंदन में कौन सा विटामिन क्रियाशील होता है। देखिए रक्त स्कंदन में कौन सा विटामिन क्रियाशील होता है।
तो विटामिन के जो है रक्त स्कंदन में क्रियाशील होता है। ऑप्शन नंबर 4 जो है वो सही है। और अगले प्रश्न पे देखते हैं। देखिए, विटामिन ई के सर्जन में निम्न में से कौन पाया जाता है? देखिए, प्रश्न इंपॉर्टेंट है कि विटामिन ई के सर्जन में निम्न में से कौन सा पाया जाता है? देखिए, रेटिनॉल, फोलिक अम्ल, देखिए कैल्सीफेरॉल और एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक, तो ये कैल्सीफेरॉल क्या होता है? पाया जाता है विटामिन ई के सर्जन में। और अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? देखिए, विटामिन ई का जो है रासायनिक नाम है क्या चीज? टोकोफेरॉल। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? टोकोफेरॉल। और अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, मछलियों के यकृत के तेल में किसकी प्रचुरता होती है? देखिए, मछलियों के यकृत के तेल में किसकी प्रचुरता होती है? तो विटामिन डी की होती है। मछलियों के यकृत के तेल में कौन से विटामिन पाया जाता है? विटामिन डी। और अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, मनुष्य में गुणसूत्रों यानी कि क्रोमोसोम्स की कुल संख्या कितनी होती है? देखिए, मनुष्य के गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 23 जोड़ा। 23 जोड़ा यानी 46। ऑप्शन 1 जो है वो सही है। मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 23 जोड़ा यानी कि 46 होती है। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।